तो चलिए आज भारत के जंगलों और वहां रहने वाले जानवरों की दुनिया में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत की इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी, उसे बचाने की कोशिशों और इन कोशिशों में आने वाली चुनौतियों की एक पूरी कहानी बताती है। तो आज की हमारी पड़ताल इस सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। भारत की जंगली विरासत को बचाने की लड़ाई आखिर कौन जीत रहा है? दिल्ली में बने बड़े बड़े कानून या वो लोग जो सदियों से इन जंगलों में रह रहे हैं? या फिर असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमें इस ग्रह पर मतलब अकेले नहीं है। सही बात है। हम सब एक बहुत बड़े, बहुत उलझे हुए बायोलॉजिकल वेब का हिस्सा हैं, छोटे से बैक्टीरिया से लेके जायंट ब्लू व्हेल तक। और जंगल वो इस वेब का दिल है। जब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो असल में हम खुद को ही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सुनने में तो सिंपल लगता है पर है बहुत कमाल का। जानकारी के मुताबिक भारत में दुनिया की करीब 8% प्रजातियां पाई जाती हैं। अब सोचिए, दुनिया का सिर्फ 2.4% जमीनी हिस्सा हमारे पास है, पर 8% जीव जंतु यहाँ रहते हैं। ये इतना ज्यादा क्यों है? इसकी वजह भारत की ज्योग्राफी में छुपी है। देखिए, हमारे पास बर्फीले हिमालय हैं, तपता हुआ रेगिस्तान है, घने वर्षावन हैं और हजारों किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। हाँ, हर तरह का मौसम है। तो इतने अलग अलग तरह के हैबिटेट्स का मतलब है अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु। यही वजह है कि हम दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक हैं। लेकिन यहां सिर्फ संख्या की बात नहीं है। ये सभी प्रजातियां मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जंगल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी वो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। बिल्कुल, और फिर बाकी सब उन पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो ये भी बताती है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से इन संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इन्हें बचाने की इतनी जरूरत क्यों है? मतलब अगर कुछ प्रजातियां खत्म हो भी गईं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। पहला तो है इकोलॉजिकल बैलेंस। हर जीव का उस सिस्टम में एक रोल होता है। दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी कारण है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? आनुवांशिक विविधता को आप एक तरह से प्रकृति का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो समझ सकती हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। हाँ, अगर आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई तो आप बर्बाद हो जाएंगी। सही बात है। वैसे ही अगर हमारे पास गेहूं की बस एक ही किस्म हो और कोई नई बीमारी आ जाए जो उसे खत्म कर दे तो पूरी फसल तबाह हो सकती है, भयंकर अकाल पड़ सकता है। अच्छा, मतलब हमारे पास जितनी ज्यादा किस्में होंगी उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर हमारे पास हजारों जंगली किस्में हैं जो जंगलों में उगरी हैं तो हम उनमें से बीमारी से लड़ने वाले जीन निकालकर अपनी फसलों को बचा सकते हैं। कृषि में आज भी हम इन्हीं पारंपरिक और जंगली किस्मों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसलिए हर एक प्रजाति, चाहे वो घास की हो या किसी कीड़े की, हमारे जेनेटिक बैंक का एक कीमती हिस्सा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब संरक्षण सिर्फ बाघ या हाथी बचाने के बारे में नहीं है, ये तो हमारी फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। सीधा जुड़ा है। तो फिर सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए? जानकारी बताती है कि 1960s और 70s में एक बड़ी मांग उठी थी। हाँ, उस दौर में कंजर्वेशनिस्ट ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि हमें एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए। उन्हें समझ आ गया था कि शिकार और जंगलों की कटाई की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत क्या-क्या किया गया? क्या ये सिर्फ कागज पर ही एक मजबूत कानून था? नहीं, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें कई अहम प्रावधान थे, जैसे लुप्त हो रही प्रजातियों की एक लिस्ट जारी की गई और उनके शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ओके। उनके रहने की जगहों यानी हैबिटेट्स को कानूनी सुरक्षा दी गई और वन्य जीवों या उनसे बनी चीजों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण जिसे हंगुल भी कहते हैं, एशियाई शेर, घड़ियाल, इन सबको इस कानून के तहत सुरक्षा मिली। पर क्या ये कानून जमीन पर वाकई काम करता है? क्योंकि हम आज भी अवैध शिकार और जानवरों के अंगों के व्यापार की खबरें सुनते रहते हैं। तो क्या कानून बनाना ही काफी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कानून बनाना पहला कदम है, लेकिन उसे लागू करना असली चुनौती है।
और इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने कुछ खास प्रजातियों के लिए टारगेटेड प्रोजेक्ट शुरू किए। जैसे कि और मजे की बात यह है कि ये कानून 1972 में आया और इसके ठीक 1 साल बाद ही भारत का सबसे मशहूर संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कोई अंदाजा? प्रोजेक्ट टाइगर। बिल्कुल सही, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। स्रोत बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में बाघों की संख्या करीब 55,000 थी। 55,000? और 1973 तक ये संख्या कितनी रह गई थी? सिर्फ 1,827। 1 मिनट, 55,000 से सीधे 1,800 पर। ये तो लगभग 97% की गिरावट है। ये तो अविश्वसनीय है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस तबाही के पीछे सिर्फ शिकार ही था या कोई और बड़ी वजह भी थी? शिकार, खास तौर पे उनकी खाल के व्यापार के लिए, एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं। अच्छा। बाघों के रहने की जगह सिकुड़ रही थी। खेती और शहरों के लिए जंगल काटे जा रहे थे। साथ ही जिन जानवरों का बाघ शिकार करते हैं, जैसे हिरण और जंगली सुअर, उनकी संख्या भी कम हो रही थी। तो मतलब न घर बचा न खाना। बिल्कुल। और बढ़ती आबादी का दबाव तो था ही। प्रोजेक्ट टाइगर ने इन सभी पहलुओं पर काम किया और ये दुनिया के सबसे सफल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। और यहीं पर एक सवाल भी बनता है ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे एक परीक्षा के नजरिए से देखें तो एक सीधा सवाल यहाँ से आ सकता है। चलिए तो फिर सवाल जवाब का एक छोटा सा दौर हो जाए। जरूर। तो सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई? आपके विकल्प हैं क 1972, ओके, ख 1973, ग 1980 और घ 1986। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात की थी। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया और उसके ठीक 1 साल बाद, तो इसका जवाब तो ख 1973 होना चाहिए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ख 1973 और ये दुनिया की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। अच्छा, इसमें कोई एग्जाम स्मार्ट टिप भी है? हाँ, एक छोटी सी टिप है। वन्य जीवन अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों को एक क्रम में याद रखें। पहले एक बड़ा कानून बना और फिर उसके तहत एक बड़ी परियोजना शुरू हुई। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई जानवरों को बचाने की बात, पर उन जंगलों का क्या जहां ये रहते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या सारे जंगल एक जैसे होते हैं? नहीं, भारत में ज्यादातर जंगल और वाइल्ड लाइफ सरकार के कंट्रोल में हैं और उन्हें मैनेजमेंट के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरीज? हाँ, ये 3 वर्ग हैं। आरक्षित वन, जिन्हें रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, और अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ये तो सुनने में बहुत सरकारी फाइल के नाम जैसे लगते हैं। क्या आम इंसान की जिंदगी पर इनका कोई असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ सरकारी नाम नहीं है, ये तय करते हैं कि एक आदिवासी अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जंगल से सूखी लकड़ी या फल उठा सकता है या नहीं। ये तय करते हैं कि कहां पर एक माइनिंग कंपनी को क्लियरेंस मिल सकती है और कहां नहीं। अच्छा। असल में जमीन पर जिंदगियां इन परिभाषाओं से चलती हैं। तो फिर इनमें फर्क क्या है? आरक्षित वन वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। देश के आधे से ज्यादा जंगल इसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ इंसानी गतिविधियां लगभग पूरी तरह से बैन होती हैं। फिर आते हैं रक्षित वन, जो देश के कुल जंगलों का करीब 1/3 हिस्सा है। सरकार का मानना है कि इन्हें और खराब होने से बचाना है, इसलिए यहाँ कुछ नियमों के साथ स्थानीय लोगों को लकड़ी बीनने या पशु चराने जैसी इजाजत मिल सकती है। और तीसरी कैटेगरी? वो है अवर्गीकृत वनों की। ये बाकी बचे हुए जंगल और बंजर जमीनें जो सरकार, प्राइवेट लोगों या समुदायों के हो सकती हैं। जानकारी में कुछ राज्यों का भी जिक्र है, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल आरक्षित और रक्षित श्रेणी में है। वहीं बिहार, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में रक्षित वनों का हिस्सा ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि हर राज्य की अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां बड़ा वन क्षेत्र है, वो संरक्षण पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में जो थोड़े बहुत जंगल बचे हैं, उनका मैनेजमेंट स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए वहां रक्षित वनों का अनुपात ज्यादा है। ये तो हुआ टॉप डाउन अप्रोच, मतलब सरकार नीतियां बना रही है। पर हमारी शुरुआती बहस तो इसी पर थी कि क्या सिर्फ कानून काफी है? स्थानीय समुदायों का क्या रोल है इसमें? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भारत में संरक्षण कोई नई चीज नहीं है। हमारी कई संस्कृतियों में प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है।
कई समुदाय तो जंगलों को पवित्र मानकर उनकी रक्षा करते आए हैं। इसका कोई ताज़ा उदाहरण है हमारे पास मौजूद जानकारी में? बिल्कुल है। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। वहां आसपास के गांव वाले खुद आगे आए और उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर वहां चल रही माइनिंग को रुकवाने के लिए संघर्ष किया। वो सरकार का इंतजार नहीं कर रहे थे, उन्होंने कानून को अपना हथियार बनाया। ये कमाल की बात है, मतलब गांव वालों ने खुद ही एक्शन लिया। और सुनिए, राजस्थान के ही अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल की जमीन को भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। 1 मिनट, गांव वालों ने खुद अपनी सेंचुरी बना ली? सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था? उन्हें ये करने का अधिकार कहाँ से मिला? उन्होंने अपने नियम कानून खुद बनाए। ये एक तरह की कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन है। उन्होंने तय किया कि इस इलाके में कोई शिकार नहीं करेगा और बाहर से कोई आकर जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये दिखाता है कि जब लोग किसी चीज को अपना मानते हैं तो उसकी हिफाजत भी करते हैं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। इसमें जरूर उन पुरानी परंपराओं का भी हाथ होगा जिनका आपने जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, जैसे पवित्र पेड़ों के झुरमुट, सेक्रेड ग्रोव्स की परंपरा। ये जंगल के वो टुकड़े हैं जिन्हें देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और उन्हें काटना महापाप समझा जाता है। छोटा नागपुर इलाके में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार में शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा होती है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का एक तरीका है। और आंदोलनों का भी जिक्र है, जैसे चिपको आंदोलन। हाँ, हिमालय का वो मशहूर आंदोलन। ये सिर्फ पेड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये वो आंदोलन था जहां गांव की औरतें पेड़ों से सचमुच चिपक गई थीं ताकि ठेकेदार उन्हें काट ना सकें। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये प्रकृति के साथ उनके रिश्ते का एक बहुत ही भावनात्मक प्रदर्शन था। और यहीं से एक और सवाल उठता है जो सीधे स्रोत के अभ्यास से लिया गया है। अच्छा, एक और सवाल? ठीक है। सवाल है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ओके, जिसमें कम्युनिटी की सीधी भागीदारी नहीं है। हाँ। विकल्प क्या है? विकल्प हैं क संयुक्त वन प्रबंधन, ख चिपको आंदोलन, ग बीज बचाओ आंदोलन और घ वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो चिपको और बीज बचाओ तो आंदोलन है, तो उनमें तो लोग होंगे ही। संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त का मतलब ही है मिलकर काम करना। तो बचा घ वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। परिसीमन मतलब सीमा तय करना। ये तो सरकारी काम लगता है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है घ वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, क्योंकि ये एक सरकारी प्रक्रिया है, जबकि बाकी तीनों में समुदाय की सीधी भागीदारी होती है। इसमें क्या स्मार्ट टिप है? टिप ये है कि विकल्पों में काम की प्रकृति पर ध्यान दें। परिसीमन एक आधिकारिक टॉप डाउन शब्द है, जबकि प्रबंधन और आंदोलन में जन भागीदारी का संकेत मिलता है। बहुत अच्छे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हम कहाँ पहुँचते हैं? निचोड़ यह है कि भारत की प्राकृतिक धरोहर को बचाने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हमें सख्त सरकारी कानूनों की भी जरूरत है ताकि बड़े पैमाने पर होने वाले विनाश को रोका जा सके, लेकिन साथ ही हमें स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, उनकी भागीदारी और उनकी जरूरतों का भी सम्मान करना होगा। वो हजारों सालों से इन जंगलों के रक्षक रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक समस्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता। मतलब असली समाधान इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। बिल्कुल। जानकारी का भी यही निष्कर्ष है कि विकास की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों पर केंद्रित हो, पर्यावरण के लिए अच्छी हो और आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो। और इसमें सबसे जरूरी है कि फैसला लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को एक की पार्टनर बनाया जाए, ना कि उन्हें बाहर रखा जाए। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। जो जानकारी हमने देखी उसमें गौतम बुद्ध का एक कथन है, पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदार जीवधारी है जो अपनी जीविका के लिए कोई मांग नहीं करता और अपने विनाशक को भी छाया देता है जो उस पर कुल्हाड़ी चलाता है। बहुत गहरी बात है। और इस पे सोचने